हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गांव से हैं और हिंदी मीडियम से हैं। तो हमारे साथ ये दिक्कत होती है कि हमें ना ही उतना अच्छा गाइडेंस मिल पाता है और एक जो फाइनेंशियली इशू होता है वो हमेशा बना ही रहता है बच्चे के दिमाग में। ऐसा होता है कि जब भी आपका फाइनल नहीं होता है तो यूपीएससी में आपको मौका नहीं मिलता कि आप बहुत दुख मना सकें। दृष्टि में आपको ढेर सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, पर डे टेस्ट होते हैं या तीसरे दिन पे टेस्ट होते हैं। तो हम अस्मिता को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है उसका जरूर हो रहा है। तो सबसे जरूरी है मेहनत करना। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। जब मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में था तो वहाँ से फिर मैंने दृष्टि ज्वाइन की और वहाँ से ये पूरा सफर शुरू होता है आईएएस के बनने के लिए। जी, मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग गांव से ही की है, गांव के कॉलेज से, और इसके बाद मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो अपना ग्रेजुएशन किया है और वहीं से एंशिएंट हिस्ट्री विषय से अपना एमए भी किया। जब मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में था तो वहाँ से फिर मैंने दृष्टि ज्वाइन की और वहाँ से ये पूरा सफर शुरू होता है आईएएस के बनने के लिए। और ये यूपीएससी में मेरा प्रयास जो पहला था वो 2024 में था। बचपन से ही हम वहाँ पे गांव में ही हैं, तो गांव में हम ऐसा एनवायरनमेंट देखते हैं जहाँ यूपीएससी को लेकर के, सिविल सर्विसेज को लेकर के जो क्रेज होता है, तो वहीं से ये सपना था कि आएंगे यूपीएससी में और तैयारी करेंगे इसकी। दृष्टि तो मैंने वहीं पे इलाहाबाद में ही ज्वाइन किया था 2020 में, चूंकि कोविड के बाद हमने देखा कि दृष्टि वहाँ पर आ गई थी। तो मेरी जो कोचिंग है 2022 में, तो मैं 2022 सितंबर में दृष्टि में ज्वाइन किया था। वहाँ मेरा फाउंडेशन 20 बैच था। जब हम देखते हैं फाउंडेशन में विकास सर अपनी क्लासेस लेते रहते हैं, ओरिएंटेशन क्लास और बीच बीच में उनके सेमिनार होते हैं। तो वहाँ से हमने ये जाना था कि अगर हमारा प्रीलिम्स होता है तो अस्मिता जैसा एक प्रोग्राम है जहाँ पे आपको रखा जाता है 1 साल के लिए अगले अटेम्प्ट तक। तो वहाँ पे हम आते हैं, मेंस की तैयारी होती है, 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस है, रेजिडेंस भी है और खाने के लिए भी सारी सुविधाएं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही होता है। उसके अलावा वो सारी सुविधाएं, मेंटर्स और आपको जो भी टेस्ट सीरीज होती हैं वो सारी फ्री आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गाँव से हैं और हिंदी मीडियम से। तो हमारे साथ ये दिक्कत होती है कि हमें ना ही उतना अच्छा गाइडेंस मिल पाता है और एक जो फाइनेंशियली इशू होता है वो हमेशा बना ही रहता है बच्चे के दिमाग में। तो जब अस्मिता जैसा कोई प्रोग्राम आता है जहां आपको उन सारी फाइनेंशियल इशूज से हटके आपको एक रेजिडेंस मिलता है जहां आपको सिर्फ पढ़ना है, और एक जो पीयर ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे मैं इलाहाबाद में था तो मैं सोचता था कि किसी एक ऐसे बच्चे से मिल लूं जिसका कभी प्रीलिम्स हुआ हो। तो एक बहुत ही लगता था कि बहुत एक सपना होता है कि कभी जीवन में प्रीलिम्स निकल जाए। तो जब लेकिन हम अस्मिता में आते हैं तो वहाँ पे सारे 200-250 बच्चे, 300 बच्चे जो भी हमारे साथ रहते हैं, सब ने प्रीलिम्स क्रैक किया है, सब अलग अलग जगहों से। तो एक साथ आते हैं तो एक अच्छा पीयर ग्रुप बनता है और ये सारी चीजें नॉर्मल लगने लगती हैं। उसी में से कुछ बच्चे सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो फिर लगता है कि बस यही सब करके एक दिन सिलेक्ट भी हो जाएंगे। पीयर ग्रुप से मैम तीनों स्टेज में, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, सब में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता ही है। और मोस्टली वो एक जो हमारी मेंटेलिटी है उस पर बहुत इफेक्ट करता है। जब हमारे साथ के ही बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो लगता है कि बस हाँ, हम सही पाथ पे हैं। जिस दिन किस्मत अच्छी होगी, थोड़ा और सुधार करते रहेंगे तो एक दिन रिजल्ट अच्छा ही है। 2024 में जब मैंने मेंस दिया तो उस वक्त कुछ चीजें मुझे कमियां लग रही थी, लेकिन जब मैंने 2025 का मेंस दिया है तो जिस तरीके से एक मेंटर है वो, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस है अपना, तो एक पर्टिकुलर हर बच्चे की हमारी कॉपियां दोबारा चेक करके उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, और इवन उन सुधारों के बाद हमने वो सुधार किया कि नहीं किया, वो उन चीजों को भी देखते रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो टीचर्स हैं उनके कहीं ना कहीं वो एज जो गैप है या फिर उनसे एक जो हमारा कम्युनिकेशन गैप बन ही जाता है, लेकिन मेंटर्स के साथ वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। जब हम यहाँ के मेंटर्स देखते हैं तो वो जिस तरीके से हमसे बात करते हैं तो हम उनको बता सकते हैं कि ये चीजें हमारी कमियां हैं, हम इन पे सुधार कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे जरूरी रहा कि 2024 में जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो जो फेज था, उस फेज में जो भी मेंटर्स थे, जैसे दीपांशु सर या नीलेश सर, तो बहुत ही अच्छे ढंग से वो जो बातचीत रही तो बहुत अच्छा रहा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आपका फाइनल नहीं होता है तो यूपीएससी में आपको मौका नहीं मिलता कि आप बहुत दुख मना सकें, क्योंकि प्रीलिम्स जस्ट उसके 1 महीने बाद ही होता है। तो उस बीच का जो फेज होता है उसमें जो मोटिवेशन था, वो एक पॉजिटिव जो मोटिवेशन मिला वो बहुत बढ़िया रहा कि दोबारा हमने प्रीलिम्स दिया, दोबारा यहाँ इस स्टेज तक आए। आंसर राइटिंग तो अगर यूपीएससी में हम देखते हैं कि मेंस में तो पूरा सब कुछ आंसर राइटिंग का ही गेम है कि जिस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन होगी, और आंसर राइटिंग स्पीड मोस्टली, अगर हम लिखते नहीं है तो वहाँ पे भी हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दृष्टि में आपको ढेर सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, पर डे टेस्ट होते हैं या तीसरे दिन पे टेस्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट के। तो आपको लिखने के लिए बहुत है कि आपके कॉपियां चेक होंगी, मेंटर्स हैं वो आपके लगातार चीजों को देखते रहते हैं। तो आंसर राइटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसका सारा काम दृष्टि मेंटरशिप में हो ही जाता है। काउंट करके तो नहीं लिखा होगा, लेकिन ये है कि 2 सालों से लगातार लिख रहे हैं और इतने सारे टेस्ट दिए हैं तो 2000-2500 तो लिख ही दिए होंगे अब तक। मेंस से पहले जाने के लिए अगर हम देखते हैं तो जो जीएस के टेस्ट होते हैं, अगर हर पेपर में हम 4 टेस्ट लगा लेते हैं, जीएस 4 पेपर है तो ये 16 टेस्ट हो जाते हैं, और ऑप्शनल में भी लगभग 16 टेस्ट अगर हम लगा लें, और एसए के लगभग 10-12 टेस्ट, तो ओवरऑल अगर हमारे 45-50 टेस्ट हो जाते हैं, आंसर राइटिंग स्पीड होती है। तो उधर क्योंकि हमें हर आंसर में अगर हम मेंस में देखते हैं तो जो 7 मिनट या 12 मिनट में आपको आंसर कंप्लीट करने हैं, तो वो बहुत जरूरी है कि आप बहुत कम टाइम में, और वो जो एक क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड है आपको उसको समझना है, और फिर 2 पन्ने पूरे लिखने भी हैं, और उसमें आपको कुछ क्रिएटिविटी भी दिखानी है, आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम्स ये सब डालना है।
तो अगर आपकी वो आप प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। जो प्रीलिम्स की तैयारी है यूपीएससी में वो अच्छी है, उधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो हम कहीं भी ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं या फिर किसी बुक को रट के, जो हमारी लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम है उसको रट के हम प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब मेंस या इंटरव्यू स्टेज की बातें आती हैं तो उधर ना तो आपको ऑनलाइन इतना मटेरियल मिल पाएगा। अगर हम देखते हैं जो उसके छोटे सब्जेक्ट हैं जीएस 2, 3, 4 में जो भी सोसाइटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, इनके कंटेंट आपको नहीं मिलते हैं यूट्यूब पर, और आपको एक कंपटीशन नहीं पता चल पाता है कि बाकी बच्चे कैसा आंसर लिख रहे हैं। तो अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो सिर्फ आपको अपनी तैयारी पे फोकस रखना है, लेकिन जब आप मेंस और इंटरव्यू में देखते हैं तो आपको बाकी बच्चे जो आपके साथ के हैं, आपको उनकी आंसर राइटिंग देखनी है। आपको ये देखना है कि आप में क्या सुधार होना है, कि आपने जो आंसर लिख रहे हैं यूपीएससी की क्या कोर डिमांड है। उसमें टॉपर्स कॉपी इसका तो रोल होता ही है, लेकिन जिस तरीके से मेंटर आपकी पर्सनल कॉपियों को देख के बता सकते हैं कि आप किस तरीके से आप ये अपनी प्रेजेंटेशन कहाँ से सुधार सकते हैं, तो वो चीज़ आपको मेंस में और इंटरव्यू में बहुत जरूरी है कि आपके पास एक पीयर ग्रुप बढ़िया हो, आपके पास अच्छे मेंटर्स हों, और ओवरऑल आप उस कंपटीशन को फील कर पाएं कि आप जिस तरीके से आंसर लिख रहे हैं वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग है, आपने एग्जाम्पल्स डाल रहे हैं उस पर नहीं डाल रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। कॉलेज का तो एक रूल होता है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, कुछ ने नवोदय से पढ़ रखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू के बच्चे हैं, वो भी बच्चे इधर अस्मिता में जरूर हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ये सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट रोल हैं। कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जरूर अच्छा होता है अगर आपने एक बेहतर कॉलेज से पढ़ा हो, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करते रहते हैं तो ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लगातार अब इस तैयारी में देख रहे हैं, चारों तरफ बच्चों से मिल रहे हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी अपने आप अच्छी होती जाएगी। हिंदी मीडियम में अगर रिजल्ट हमें सुधारना है तो अस्मिता उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। अगर अस्मिता ने जिस तरीके से सारे हिंदी मीडियम के बच्चों को एक साथ लाया है, और हिंदी मीडियम के बच्चे में एक पहले ये होता था, हमें पता नहीं चल पाता था कि ऐसा माहौल बन के, जैसे मैं इलाहाबाद में रहता था तो उधर सब ये बोलते हैं कि होता ही नहीं है यूपीएससी किसी बच्चे का। जब हम अस्मिता को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है उसका जरूर हो रहा है। इवन जैसे मैं अपने साथ देखूं तो 2024 में जितने भी बच्चे थे मेरे साथ के, उनका 2025 में सबका प्रीलिम्स हुआ, क्योंकि सब अस्मिता में थे, सबने लगातार एक साल मेहनत की, कोई भटकाव नहीं था, आपको सिर्फ पढ़ना था। तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसका प्रीलिम्स ना हुआ हो, जो भी हम 12-15 मेरा पीयर ग्रुप था, और वो सारे इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार। तो ये दिखाता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं लगातार और आप अच्छे गाइडेंस में हैं तो वो आपका रिजल्ट धीमे धीमे सुधरेगा ही सुधरेगा। और अस्मिता जैसा प्रोग्राम एक लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कि हमें हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले। मतलब अस्मिता के अलावा आपके पास ऑप्शंस है ही नहीं, क्योंकि आप कहीं अकेले रह के तैयारी करेंगे, कहीं छोटे शहर में रह के तैयारी करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको वो सोर्सेस अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, आप उतने अच्छे आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। और अगर आप दिल्ली में आते हैं तो आप वो फाइनेंशियली एक प्रेशर होगा, आपको उतना बेहतर कहीं एक जगह पे 100, 150, 300 बच्चे मिलेंगे नहीं। आप तो अस्मिता का कोई ऑप्शन बचता नहीं है, आपको इधर आते हैं और बहुत अच्छा रहता है। हर एक बच्चे की अपनी, जिस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी पे काम हो रहा है, जिस तरीके से उसके आंसर राइटिंग में सुधार हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अस्मिता का। ऑप्शनल का सर 2 पेपर होता है, अगर हम देखते हैं तो उसमें लगभग 500 नंबर का ऑप्शनल का पेपर है हमारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। और हिंदी मीडियम में जिस तरीके से देखते हैं तो ऑप्शनल और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑप्शनल में जीएस में कहीं ना कहीं एक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का एक गैप जरूर रहा है, लेकिन ऑप्शनल में हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ऑप्शनल का एक इंपॉर्टेंट रोल है और बच्चों को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पहले अपना ऑप्शन लेते हैं, 2 साल फिर उसमें मेंस में वापस नहीं होता है, फिर सुधार करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप इस यूपीएससी की तैयारी में अपनी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से बनाएं और ऑप्शनल का चयन तो बहुत अच्छे से ही करें। इसमें तो सबसे जरूरी है मेहनत करना। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और यूपीएससी के सिलेबस और पीवाईक्यू को देखते हुए मेहनत कर रहे हैं और इस तरीके से अगर आप लगातार लगे हुए हैं एक लंबे टाइम तक, तो आपको उसके रिजल्ट जरूर ही देखने को मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उतना पीयर ग्रुप था नहीं, तो उसमें मुझे बहुत सारी चीजें लगी कि पता नहीं है आपको कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या ट्रांसक्रिप्ट है तो हम लिमिटेड ट्रांसक्रिप्ट तक हमारी रीच हो पाती है और जो भी चीजें हमें तैयार करनी होती हैं। लेकिन जब इस बार मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा जो भी पीयर ग्रुप था, जैसे हम देखते हैं कि हम यूपी से हैं, तो यूपी से बहुत सारे बच्चे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर आजमगढ़ के बच्चे मिल जाएंगे, तो उनके साथ हम सेम चीजों पे तैयारी कर सकते हैं। या जो भी हॉबी होती है आपको सेम हॉबी के बच्चे मिल जाएंगे। जैसे मेरी हॉबी कुकिंग और वो कबड्डी थी, तो उस पर काफी बच्चे साथ में थे। तो इस तरीके से आपको सेम चीजों पे तैयारी करने वाले और उनका एक्सपीरियंस काम आ जाता है कि किसी बच्चे ने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया होगा, उससे आजमगढ़ से क्वेश्चन आए होंगे, तो आपको वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। और जो करंट का इशू है वहां पे अगर हम देखते हैं इंटरव्यू में, तो आपका जो एक थॉट प्रोसेस है वो चेक करते हैं कि आपने किसी टॉपिक पे कैसे आंसर दिए, कितने सारे डायमेंशन को कवर किया। तो जब हम मिलके उसके आंसर प्रिपेयर करते हैं तो किसी ने 2-3 डायमेंशन बता दी, किसी ने एक एक्स्ट्रा डायमेंशन बता दी, तो इस तरीके से आपका आंसर मल्टी डायमेंशन में हो जाता है और वो सारे टॉपिक को कवर कर लेता है। तो ये बहुत अच्छा रोल रहता है इस तरीके से पीयर ग्रुप दृष्टि में। अगर आप देखते भी हैं तो अस्मिता में इन हाउस मेंटरशिप ही है कि जहाँ जिस लाइब्रेरी में हम पढ़ते हैं उसी लाइब्रेरी में हमारे मेंटर्स भी रहते हैं। तो वो एक बहुत बेहतर रहता है कि मेंटर्स आपको टाइम पे देख भी पाते हैं कि आप लाइब्रेरी में रेगुलर हैं, आप अपने टेस्ट दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। तो कई दफा तो ऐसा हुआ कि आते जाते ही मेंटर्स ने हमसे पूछ लिया कि आप आज आप कॉपियां नहीं दिखा रहे हैं,
तो ये चीज़ें ना एक बच्चे को बहुत पॉजिटिव मोटिवेट करती हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसे लाके बस कहीं रख दिया गया है और वो अपना कर रहा है। जब वो लगातार मेंटर्स हमसे बातचीत करते रहते हैं तो एक घर जैसा लगता है कि कोई दिखने वाला है, कोई अपना है जो यहाँ पे देख रहा है कि आप सुधार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ें बड़ी मोटिवेट करती हैं कि हम बच्चा सुधार करता रहता है और डीमोटिवेट भी होता है तो मेंटर्स को पता चल जाता है कि अब ये बच्चा थोड़ा डीमोटिवेट हो रहा है, इससे इस तरीके से चीज़ें बातें करते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि अगर इन हाउस मेंटरशिप है।